चलिए डियर स्टूडेंट, अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से अम्ल का रासायनिक गुणधर्म होता है। उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्षारक जो है किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके कौन सा नया पदार्थ बनाता है। यही अभिक्रिया इस क्षारक की रासायनिक गुणधर्म कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सेम उसी तरह से सेम टू सेम रिएक्शन होगा क्षारक के साथ। जैसे देखो, क्षारक जो होगा यहाँ पर धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये नट बोल्ट जो लिखा है ना, वो आपको एक सिंबल दिया गया है समझने के लिए कि हाँ भाई वो धातु है। धातु तो जानते हो, धातु लोहा, सोना, चांदी ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है, तो प्यारे डियर स्टूडेंट, सेम जिस प्रकार से अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना रहा था, उसी तरीका से क्षारक भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि किस प्रकार से बनाता है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। क्षारक में आप ले लो बेस्ट क्षारक, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस्ट क्षारक है। प्लस धातु के रूप में ले लेते हैं जिंक, जिंक आपका धातु है। ठीक है, Zn। अब ये दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आपने तो पिछले वीडियो में जाना था कि ये आता है इधर का और इसको लात मार के खुद बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा। तो उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी मैं आपको फिर से दिखा दूँ। देखो बच्चों, देखो सोडियम टॉप में है, इधर ऊपर में है, और जो जिंक महोदय है वो यहाँ पर है। तो बड़ा कौन होगा? हाँ सर, सोडियम ऊपर में है वो बड़ा होगा। मतलब जिंक आएगा तो सोडियम को नहीं हटा पाएगा। जिंक आएगा तो सोडियम को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये तो इसका बाप है, ये तो ऊपर में है, तो ये ऐसा नहीं हटा पाएगा। जिंक आया तो जरूर हटाने के लिए, लेकिन वो इसको नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में नीचे में है। अब ये इसको हटाने के लिए आया था सोडियम को, तो हटा नहीं पाया, लेकिन किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। समझ आ गया? हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। तो सर आपने H2 क्यों लिखा? H बस लिख देता हूँ, चलो H बस लिख देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा दिया। अब देखो यहाँ पर अब ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा पता है? लवण आपका बनेगा, तो ये बनेगा Na2O, ये होगा आपका सोडियम जिंकेट। इसका सूत्र का नाम है सोडियम जिंकेट। अब ये सूत्र ऐसा ही बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये संयोजकता के हिसाब से इसको लिखते हैं। अगर आप बोल दोगे सर CO2 मतलब कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 ही क्यों होता है, तो 9वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा संयोजकता के हिसाब से सूत्र बनाते हैं। कहने का मतलब यदि कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 2 को इसके साथ गुणा कर दो, 1 को इसके साथ गुणा कर दो। तो ये क्या बनाएगा भैया? कार्बन 1 है तो 1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। इस कारण से CO2 बनता है सर। ये संयोजकता का खेल है। तो यहाँ पर भी ये संयोजकता का खेल है। तो ये संयोजकता मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि जो आपका क्षारक है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है। तो ये एक प्रकार का लवण होता है बच्चों, साल्ट होता है। ठीक है, जिसमें शुरू वाला प्लस वाला होता है जिसको केटायन बोलते हैं, सेकंड वाला होता है एनायन। ठीक है, अब देखो मैंने तो ये बता दिया। और यहाँ पर और कौन रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा H2 के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन एक अकेला H तो होता नहीं है। जब भी रहेगा अपने झुंड में रहेगा, मतलब जोड़ा में रहेगा, 2 जने रहेगा। तो ये सबको अभी मिटा दो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो क्षारक होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो जिंक अगर इससे ज़्यादा मजबूत ताकतवर होता ना तो सोडियम को हटा के बैठ जाता जिस प्रकार से अम्ल में बैठ जाता था। लेकिन यहाँ पर भैया ये इतना शक्तिशाली नहीं है, सक्रियता श्रेणी में नीचे में आता है, इस कारण से इसको तो नहीं हटा पाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को हटा देगा। क्योंकि इसको तो ये देखो जिंक
ऊपर में है और हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, तो इसको तो हटा सकता है ना, जिंक ऊपर में है तो इसको हटा देगा। लेकिन यदि जिंक के जगह ये कॉपर आ जाता, मरकरी आ जाता या सिल्वर आ जाता तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते, इसी कारण से ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये वाला धातु जो है क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो क्षारक होता है वो अधात्विक ऑक्साइड, देखो यहाँ पे मैंने अधात्विक ऑक्साइड लिखा है तो उसको देख लेना। ठीक है, यह अधात्विक ऑक्साइड है। तो जो क्षारक होगा वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और पानी बनाता है। ठीक है, अब सर ये अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है वो तो बताओ। तो देखो, अधात्विक मतलब देखो आपके जो सल्फर है ये अधात्विक है, कार्बन है ये अधात्विक है। आपने आवर्त सारणी अभी पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में जो दाईं तरफ होता है वो अधातु होता है और बाईं तरफ होता है वो क्या होता है, धातु होता है। तो टेंशन ना लो, धातु अधातु वाला चैप्टर है अभी, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना जान लो, सल्फर कार्बन ये सभी आपके अधात्विक होते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अधातु है। तो यदि सल्फर और कार्बन के साथ मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, ठीक है, ये देखो मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएंगे, अधातु और ऑक्साइड। मतलब ये देखो अधातु सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिल रहे हैं तो यही क्या होगा आपका अधात्विक ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो वही क्या होगा आपका अधात्विक ऑक्साइड। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमको ये समझना है कि सर क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके किस तरीका से प्रोडक्ट बनाता है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्षारक का बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हम हमेशा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद अधात्विक ऑक्साइड में यही ले लो SO2 को, ठीक है, जो आपके बुक में है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करा तो रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो जल, ये जल बन रहा है तो इसी को अलग कर लो सर, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, ये जल बना दिया। अब लवण क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखने, देखो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा और इसके साथ वो क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा पता है, Na2SO3, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम सल्फाइड। इसको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, इसको बोला जाएगा सर, इसका नाम याद रखना, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम सल्फाइड। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब सर यहाँ पे तो समीकरण संतुलित भी करना है, देखो बराबर नहीं है, इधर सोडियम 1 है उधर सोडियम 2 है, गड़बड़ हो रहा है सर। तो देखो बच्चों यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। अब देखो समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, 2। अब ये सूत्र है भैया, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, Na2SO3 प्रोडक्ट बनता है, ये बोलते हैं इसको सोडियम सल्फाइड। तो सर सोडियम 2 है तो इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो सोडियम 2 होगा ना जी। ठीक है सर, 2 लगा दिए। अब ध्यान से देखो, अब देखो जैसे ही 2 लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर देखो 3 और 1 4, हाँ ठीक है सर। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी इधर कितने हैं, 2। सल्फर देखो 1, इधर भी सल्फर कितने हैं, 1। तो इस प्रकार से आपका समीकरण बिल्कुल संतुलित हो जाता है। तो समीकरण संतुलन को रटना नहीं पड़ेगा, इस वीडियो को ऐसे आपको समझने हैं जैसे मैंने आपको समीकरण संतुलित करना सिखाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये भी क्षारक का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो यहीं पर है, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। मैंने जो भी आपके सिलेबस में है वो जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।